भाई तुम्हें 2 महीने की छुट्टी तो लेनी ही पड़ेगी। अरे ऐसे कैसे मम्मी को छोड़कर जा सकते हो तुम? अगर तुम सेवा नहीं करोगे तो कौन करेगा? पूजा, मैंने कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा है। अरे मैं माँ को अपने साथ ले जा रहा हूँ। माँ चलने के लिए तैयार ही नहीं है। अब तू बता, मैं 2 महीने यहाँ कैसे रहूं? तो भाई भाभी को छोड़ दे यहाँ पर। अरे किसी को तो रहना पड़ेगा। कौन देखभाल करेगा मम्मी की? अभी मम्मी की आंख बने हुए पूरा 1 हफ्ता ही हुआ है और तुम लोग तो चल दिए। कौन देखभाल करेगा मम्मी की? कम से कम 2 महीने का परहेज होना चाहिए मम्मी का। मैंने कब मना किया है देखभाल करने के लिए? अरे 2 महीने क्या, मैं तो 6 महीने देखभाल करूंगा माँ की। लेकिन माँ मेरे साथ चले तब ना। तुझे पता है भाई, माँ पापा का मन नहीं लगता तेरे पास, तो कैसे चले जाए वो तेरे पास? शहर में वहाँ कोई किसी को जानता नहीं है, कोई बोलता नहीं है। कैसे रहेंगी माँ 6 महीने? भाभी को छोड़ दे यहाँ पर, कर लेगी वो सेवा अपनी सास की। तू भी जानती है पूजा कि बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके बिना वहां पर काम नहीं चलेगा। अरे तभी तो मैं माँ को ले जा रहा हूँ, वरना मैं तेरी भाभी को पहले ही छोड़ देता। कोई बात नहीं बेटा, मैं कर लूंगा तेरी माँ की सेवा। तू बस अपना काम संभाल, हमारी चिंता छोड़। बाबूजी आप तो समझो बात को, माँ को आप समझाओ। अरे क्यों मन नहीं लगेगा वहां पर? आपके पोते पोती हैं वहां पर। आपको तो पता ही है बाबूजी, ऑफिस से इतने दिन की छुट्टी नहीं मिलती है। तो बाबूजी आप चलो ना, आप और माँ दोनों मेरे साथ चलो। अरे तुम सब झगड़ा मत करो। बेटा जा तू अपना काम संभाल, बहू को भी ले जा। मैं तो रह लूंगी जैसे तैसे, मेरी चिंता मत करो। ऐसे कैसे छोड़ जाऊं माँ आपको? आपको जरूरत है माँ। इस टाइम अगर आपकी सेवा बहू बेटे नहीं करेंगे तो कौन करेगा? माँ क्यों जिद कर रही हो? चलो मेरे साथ माँ। बेटा मेरा मन नहीं लगता तेरे पास। वहाँ शहर में ना कोई आता है ना जाता है। खिड़की खोलती हूँ तो कोई आता जाता भी नहीं दिखाई देता। पूरा दिन अंदर बैठे बैठे मेरा तो दम घुट जाता है। पार्क में जाती हूँ, वहाँ भी कोई किसी से नहीं बोलता। तेरी बहू, उसका तो व्यवहार ही खराब है। उसका तो हमेशा मुंह ही लटका रहता है। बच्चे हैं, वो स्कूल चले जाते हैं, स्कूल से आते हैं तो अपने कमरे में पढ़ाई लिखाई करते हैं। बेटा मैं नहीं रह सकती वहाँ पर। तुझे यहाँ रहना है तो रह ले, वरना जा, मेरी चिंता मत कर। अपना काम संभाल। बस भाई दिखा दिया कितनी चिंता है तुम्हें माँ बाबूजी की। अरे ऐसे वक्त में पता चलता है कौन सेवा करता है कौन नहीं। अरे नहीं लगता माँ का मन आपके पास तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? जब तुम यहाँ नहीं रह सकते हो तो माँ आपके पास क्यों जाए? आप जाओ अपनी बीवी को लेकर अपने शहर। मैं कर लूंगी अपने माँ बाबूजी की देखभाल। हाँ बेटा, पूजा सही कह रही है। तुम हमारी चिंता मत करो, तुम जाओ। मैं कर लूंगा तुम्हारी माँ की सेवा। मैं अच्छे से जानता हूँ पूजा, माँ बाबूजी को तू नहीं भड़काया है। अगर तू माँ को समझाती ना तो माँ मेरे साथ खुशी खुशी चल देती। सुनिए जी, सुनिए जी, माँ जी का मन नहीं लगता शहर में, तो कोई बात नहीं, मैं रुक जाती हूँ यहाँ पर 1 महीने के लिए। लेकिन आरती, तुम बच्चों को स्कूल कौन भेजेगा? बच्चे स्कूल जाते हैं आरती। जी मैं भी अपनी माँ से बात करूंगी। मैं बोलूंगी वो 1 महीने के लिए आ जाए वहाँ पर, वो संभाल लेंगी बच्चों को। माँ जी के पास रहना भी बहुत जरूरी है। ठीक है आरती, मैं आज ही निकल जाता हूँ। देखो मेरी माँ का ध्यान रखना, उन्हें इस समय आराम की बहुत जरूरत है। जी मैं ध्यान रखूंगी। माँ, मैं चलता हूँ ऑफिस। अगर आप मेरे साथ चलती तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता। वो भी सारा दिन दादी दादी करते रहते हैं। और माँ आप तो जानते हो, मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह सकता माँ। बच्चों की पढ़ाई के लिए और मेरी काम की वजह से ही हम शहर में रह रहे हैं। माँ आपको हमारे साथ तो चलना ही होगा, वहाँ आपका परिवार है। नहीं बेटा, अब जिंदगी ही कितनी बची है। मेरी तो अब इस घर से ही अर्थी उठेगी। जा तू अपना परिवार संभाल। प्रणाम माँ। हाँ खुश रह। प्रणाम बाबूजी, खुश रहो। बाबूजी मैं भी 1 महीने यहीं पर रहूंगी। क्या भरोसा भाभी का, ये तो शहर में रहती है। इन्हें क्या पता माँ को क्या पसंद है क्या नहीं। अरे माँ का कुछ मन करेगा तो मैं बना दूंगी बाबूजी। हाँ बेटा रुक जा तू, मेरा भी मन लगा रहेगा। भाभी वो कपड़े पड़े हैं बाथरूम में, सबसे पहले वो धो लो जाकर। ठीक है दीदी। देख लिया बाबूजी आपने, आज माँ को कितनी जरूरत थी अपने बेटे की, लेकिन नहीं रुका ना भाई। वो क्या सेवा कर देगा आपकी बुढ़ापे में। पूजा,
उसकी नौकरी है बेटा। नौकरी से इतने दिनों की छुट्टी कहाँ मिलती है। उसने बहू को छोड़ तो दिया हमारे पास। बाबूजी, जितना प्यार आप अपने बेटे से करते हो ना, भाई नहीं करता आपसे। अरे 1 महीने के लिए छुट्टी तो बाबूजी हर जगह से मिल जाती है। अरे माँ से बढ़कर नौकरी है क्या? बाबूजी आप समझ नहीं रहे हो। सुना ना आपने, भाभी की माँ आएगी वहां पर। आपका बेटा जो कमा रहा है ना, वो अपने ससुराल वालों को खिला रहा है। आज तो हमें पता चल गया कि भाभी की माँ 1 महीने रहकर जाएगी। हमें क्या पता बाबूजी, वहां पर पूरे ससुराल वाले पड़े रहते होंगे उसके। अपनी माँ को तो यहाँ छोड़ गया, अब अपनी सास के साथ रहेगा भाई। हाँ, बुरा तो मुझे भी बहुत लग रहा है। बहू की माँ का क्या मतलब बनता है अपनी बेटी के ससुराल में रहने का। इसीलिए तो मैं नहीं गई वहां पर। मेरे बेटे की कमाई उसके ससुराल वाले खा रहे हैं। मैं 10 दिन के लिए गई थी, इतने में तो 2 बार उसकी बहन, साली, माँ, बाप, पता नहीं कौन कौन आ गया। मेरा तो जी फुकता है जी वहां पर। मेरे बेटे की कमाई उसके ससुराल वाले खा रहे हैं, मुझसे नहीं देखा जाता ये सब। माँ जी, आपके लिए दलिया बना दूं क्या? भाभी, माँ बता रही है कि माँ जब पिछली बार 10 दिन के लिए आपके पास गई थी, तो आपके मायके वाले वहीं पर बैठे रहते हैं। अरे भाई की सारी कमाई अपने मायके वालों को दे रही हो क्या आप? ये कैसी बातें कर रहे हो दीदी आप? आपको पता ही है कि मेरा मायका भी उधर ही है। मेरे भाई भाभी सब उधर ही रहते हैं। और दीदी, मेरी छोटी बहन की अभी शादी नहीं हुई है, तो उसका मन करता है बच्चों से मिलने का, वो आ जाती है कभी कभी। और रही बात दीदी कमाई खिलाने की, तो आपके भाई का अपना परिवार है। शहर में रहना कितना मुश्किल है आपको भी पता है। दीदी, हम अपने खर्चे पूरे कर ले वही बहुत है। और दीदी 10,000 रुपए तो ये माँ बाबूजी को देते हैं घर खर्च के लिए। बहू, तू कहना क्या चाहती है? अरे तुझे अच्छा नहीं लगता क्या हमारा बेटा हमें 10,000 रुपए देता है तो? अरे हम उसके माता पिता हैं, उसका फर्ज बनता है। मुझे माफ करना बाबूजी अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा हो। मैं तो बस दीदी को यही बता रही थी कि हमारे पास इतनी कमाई नहीं है जो ये मेरे मायके वालों को देंगे। बहू, मेरी समझ में आ रहा है तू क्या कहना चाहती थी और क्या नहीं। जा अपना काम कर ले, यहाँ खड़ी होकर बहस मत कर। तुझे जो कहना था तूने कह दिया, हम सबने सुना है तूने क्या कहा है और क्या नहीं। हमारी पुश्तैनी जमीन बेचने की क्या जरूरत पड़ गई है बाबूजी? बेटा तेरी माँ चाहती है कि हम अपने जीते जी अपना फर्ज पूरा करें। माँ बाप होने का फर्ज बनता है कि हम अपनी सारी धन संपत्ति जो हमने अर्जित की है उसमें सभी बच्चों का बराबर बराबर हक हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी। लेकिन बाबूजी, बराबर बराबर मतलब क्या आप प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा पूजा को दे रहे हैं? बेटा जैसे तुम इस घर के बेटे हो, पूजा भी इसी घर की बेटी है, तो इस घर में जो भी प्रॉपर्टी धन संपत्ति है उसमें दोनों का बराबर अधिकार होगा ना। ठीक है बाबूजी, मैं देखता हूँ, 1-2 दिन में आता हूँ। हाँ ठीक है। बाबूजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबूजी। आप क्यों ये सब कर रहे हो बाबूजी? बाबूजी, भाई का ही हक बनता है पूरी प्रॉपर्टी पर। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। माँ ऐसी भी क्या जल्दी है? अभी तो आप दोनों जिंदा हैं, अभी से क्या नाम करवाने की जल्दी है? सब कुछ माँ भाई का ही तो है, आप तो फालतू में ही। ये कैसी बातें कर रही है पूजा? ऐसे कैसे सोच लिया तूने कि सब कुछ तेरे भाई का है? बेटा तूने इस घर में जन्म नहीं लिया क्या? बता मुझे। तेरे भाई का फोन आया था बेटा, उसे बिजनेस के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। अरे हमारे पास पैसे कहाँ से आए? तो हमें पुश्तैनी जमीन नहीं बेचनी पड़ेगी ना। और बेटा, तेरे भाई ने अगर ये पुश्तैनी जमीन बेच दी, वो तो अपना बिजनेस कर लेगा, अपना घर बार जमा लेगा। तुझे क्या देगा वो? मुझे तो नहीं लगता वो हमारे मरने के बाद तुझे बुलाएगा। वो तो अभी तुझसे व्यवहार अच्छा नहीं रखता है। और पूजा, जब तेरी माँ को जरूरत थी ना, तब तूने अपनी माँ का साथ दिया है। 1 महीने से तूने ध्यान रखा है अपनी माँ का, ना कि ना मेरे बेटे ने। बेटा मैं तुझे जो भी दे रहा हूँ ना, अपनी कमाई से दे रहा हूँ। तूने देखा था ना, बहू ने तो 10,000 रुपए का ताना दे दिया, तो वो तुझे क्या जिंदगी भर पूछेगी? मैं तेरे भाई भाभी से कुछ नहीं ले रहा हूँ, मैं तुझे जो दे रहा हूँ अपनी कमाई में से दे रहा हूँ। पूजा, हम वो माँ बाप नहीं है जो बस बेटे बेटे को दे देंगे। और बेटा तू बता, आज तो तेरे माँ बाप दोनों जिंदा हैं जो तुझे बुला लेते हैं। कल को तुझे लग रहा है तेरे भाई भाभी का व्यवहार जो तुझे बुला लेंगे?
हाँ मम्मी, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। भाभी बहुत तेज है। ये तो पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगी ना, तो बस ऐस ही ऐस करेगी और अपने मायके वालों को ऐस करवाएगी। सही कह रहे हो माँ, अभी तो आप लोग जिंदा हो तभी ऐसा व्यवहार करती है भाभी। आपके जाने के बाद ये तो मुझे कभी बुलाएगी भी नहीं। अभी देखा ना आपने, 1 महीने मुझसे ढंग से बात तक नहीं की। इसीलिए बेटा हम तुझे ऐसे मजबूर छोड़कर नहीं जाएंगे। अरे आधी प्रॉपर्टी तेरे नाम होगी ना, तो जब तेरा मन करे इस घर में आकर बैठना। हाँ माँ, आप सही कह रहे हो। अभी आपके नाम प्रॉपर्टी है तो आप कुछ कर लोगे। अगर कल को भाई के नाम प्रॉपर्टी हो गई तो फिर तो आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, और ना ही भाई को डर। भाई ने तो अपना शहर में घर बसा लिया है। वैसे भी भाई कौन सा गांव में रहता है, यहाँ तो आकर देखता भी नहीं है। इसीलिए बेटा हम तुझे ऐसे छोड़कर ही नहीं जाएंगे कि तुझे अपने भाई भाभी की मुंह की तरफ देखना पड़े। तेरे नाम प्रॉपर्टी रहेगी तो अपना हक से रहेगी। माँ ये सब छोड़ो, यहाँ बहुत गर्मी है। आप अंदर रूम में चलो, मैं आपकी दवाई लेकर आती हूँ। आप दोनों रूम में चलो। आज मेरे मन की इच्छा पूरी हुई है। अरे भाई ने तो शहर में अपना घर बसा लिया और मेरी शादी गांव में कर दी। भाई क्या सोचते हैं, वो शहर में रहेंगे और सारी जमीन बेचकर बिजनेस भी शुरू कर लेंगे। अब पता चलेगा भाई को जब पूरी प्रॉपर्टी में से आधा आधा हिस्सा होगा। एक बार भी किसी ने नहीं सोचा मैं कैसे रहती हूँ अपने ससुराल में। मेरी 3 ननद है, इनकी सारी कमाई तो बहनों के खर्चों में ही चली जाती है। अब अपने मायके वाली प्रॉपर्टी को बेचकर मैं भी अच्छी जिंदगी जीऊंगी। भाभी ये काम तो बाद में भी हो जाएंगे, 11 बज चुके हैं। आपको पता था ना आज कोर्ट जाना है। भाई और पापा वहाँ पर वेट कर रहे हैं हमारा। हाँ दीदी बस आ ही रही थी मैं। भाभी आपको भाई ने अच्छे से बता दिया ना कि मैं भी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा ले रही हूँ। कभी आप वहाँ पर जाकर मुंह बनाओ। वैसे भाई तो मुझसे बात नहीं कर रहा है। अरे ना करे तो मत कर, मेरा तो आधा अधिकार बनता है ना, मैंने भी इसी घर में जन्म लिया है। भाभी तो आप समझा देना भाई को, मुझे ज्यादा आंखें ना दिखाए। नहीं दीदी, आपके भैया आपको बिल्कुल भी आंखें नहीं दिखाएंगे। आपने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि आपके भैया आपको आंखें दिखाएंगे? मैं इसलिए बता रही हूँ भाभी, वो भाई को बुरा लग रहा है कि पापा आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर रही है। भाई सोच रहा है कि मैं ऐसे साइन कर दूं, सब कुछ भाई को दे दूं। भाभी मेरा भी अधिकार बनता है, मैंने इस घर में जन्म लिया है, तो देखो मैं तो अपना हिस्सा लूंगी। भाभी मुझे पूरा हिस्सा चाहिए अपना, यहाँ तक कि इस घर में भी। कल को आप मुझे नहीं बुलाओगे तो मैं अपने इस घर में अधिकार से आकर तो बैठूंगी ना। अरे आपका क्या भरोसा, भाई तो अभी से मुझ पर गुस्सा कर देता है, कल को मुझे बुलाएगा या नहीं कुछ भरोसा थोड़ी ना है उसका। भाभी भाई अकेले हैं, अगर मेरी जगह दूसरा भाई होता तो वो भी तो बराबर का हिस्सा लेता ना, तो मैं अपना हिस्सा क्यों नहीं लूं? भाभी अगर राई के 2 दाने होंगे ना तो 1 दाना भी बराबर का लूंगी मैं। भाई मुझे सुबह से आंखें दिखा रहा है तो उससे तो मैंने कुछ बोला नहीं है। आप अच्छे से समझा देना भाई को, कोर्ट में बहुत सारे लोग होंगे, कभी उनके सामने मेरी बेइज्जती करे ना, फिर मैं बता दूंगी उसे अच्छे से। और भाभी जब मम्मी पापा हमें बराबर चाहते हैं, वो बराबर का हिस्सा खुद ही दे रहे हैं, तो भाई को क्या परेशानी है? और भाभी ये तो मैं ही नहीं, अब तो गवर्नमेंट का भी यही फैसला है कि बहन और भाई का बराबर का अधिकार होता है अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी में। आप इतना सब क्यों सोच रहे हो दीदी? आपका हक है तो आपसे कौन मना करेगा। ठीक है भाभी, जब आपकी समझ में आई गया तो चलो अब लेट मत हो, बहुत लेट हो रहे हैं हम। दीदी जरा ये देख लो, ये जरा अच्छे से देख लो आप, फिर चलते हैं कोर्ट में। भाभी हमें कोर्ट जाने के लिए बहुत लेट हो रहा है, और इस टाइम पर आप मुझे ये सब क्या दिखा रहे हो? पापा का ऑपरेशन, पापा के दिल का ऑपरेशन, मम्मी के पैर का ऑपरेशन, मम्मी की आंख बनी, ये हिसाब किताब मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो आप? मुझे भी पता है भाभी, पापा के हार्ट में 3 लाख रुपए लगे थे, मम्मी के ऑपरेशन में 2 लाख रुपए लगे थे, और ये मम्मी की आईज का ऑपरेशन। भाभी ये भी लिखा हुआ है आपने? क्या बात है भाभी, आपने तो अपने सास ससुर के सारे खर्चे लिखे हुए हैं। मेरी शादी में लगे 40 लाख रुपए। अभी और भी है दीदी आगे,
पढ़ो अच्छे से। मेरी पहली सालगिरह पर एक जमाई जी की अंगूठी और एक मेरे लिए अंगूठी। आगे पढ़ो दीदी, पूरा पढ़ो ना। छोचक में 12 तोले सोना और एक दुकान। 5 लाख रुपए जमाई जी को दिए जब उन्होंने नया काम शुरू किया। आप रुक क्यों जाते हो दीदी, पढ़ो ना पूरा। हर बार विदाई में 10,000 रुपए और कम से कम 50,000 रुपए का सामान। भाभी, आपने ये सब क्यों लिख रखा है? दीदी आप पहले पूरा पढ़िए तो सही। घर की रिपेयरिंग में लगे पूरे 7 लाख रुपए। भाभी, ये सब आप मुझे क्यों दिखा रहे हो? मुझे क्या लेना देना है इन सब चीजों से? आपको पता है ना हम कोर्ट जाने के लिए लेट हो रहे हैं, तो इन सब चीजों में टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? बस दीदी आपको याद दिला रही थी कि इसमें जो सब लिखा हुआ है ना, ये आपकी भैया की नौकरी लगने के बाद के खर्चे हैं। आपके भाई ने अपना सब कुछ कमाया हुआ घर में दे दिया, 1 रुपया नहीं रखा उन्होंने अपने पास। हाँ तो भाई का फर्ज बनता है ना, वो इस घर का बेटा है, वो कमा कर नहीं देगा तो कौन देगा? और मुझे ये सब क्यों दिखा रही हो? और ऐसे छोटे छोटे खर्चे कौन लिखता है जो तुमने लिखे हुए हैं? दीदी छोटे मोटे खर्च तो लिखे ही नहीं है। आपके भाई हर महीने 10,000 रुपए देते हैं माँ बाबूजी को, और जबकि रसोई का राशन मैं खुद ला कर रखती हूँ रसोई में। तो आप बताओ कि माँ बाबूजी के 10,000 रुपए महीने के कहाँ जाते हैं? ये खर्चे तो लिखे ही नहीं है दीदी। अरे आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं ये पूछ रही हूँ कि मुझे ये सब क्यों दिखा रही हो? मैं ये सब दीदी आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपने ही बोला है ना कि अगर घर में राई के 2 दाने हैं तो आपको 1 दाना भी चाहिए। हाँ तो मुझे चाहिए, इस घर पर और प्रॉपर्टी पर मुझे अपना आधा हिस्सा चाहिए। अब मेरी समझ में आ रहा है तुम ये सब मुझे क्यों दिखा रही हो, ताकि यहाँ पर टाइम वेस्ट हो और हम टाइम पर कोर्ट ना पहुँचे। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं अपना हिस्सा नहीं छोड़ूंगी, हर चीज में से बराबर का हिस्सा लूंगी। दीदी आप गुस्सा मत कीजिए, आराम से लेना आप अपना हिस्सा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सही कह रहे हो दीदी, आपका हक बनता है क्योंकि आपने इस घर में जन्म लिया है। तो कौन मना कर रहा है दीदी, हर चीज का आधा आधा हो जाएगा। लेकिन दीदी इनकी नौकरी के बाद जो भी खर्चा हुआ है और जो भी इन्होंने घर में लगाया है, जितना आज तक इन्होंने कमाया है, तो उसका भी तो आधा होना चाहिए ना। जब आप बोल रहे हो दीदी कि आप राई का दाना भी लोगी, तो आधा तो इसमें भी होना चाहिए ना। ये क्या बात हुई भाभी? मम्मी पापा के लिए अगर भाई ने कुछ किया है तो वो उसका फर्ज बनता है, माँ बाप है उसके। और आपने इसमें मेरी शादी तक का खर्चा लिखा हुआ है, मैं वो क्यों दूंगी? अरे बेटी की शादी करना हर माँ बाप का फर्ज होता है, तो आपने कौन सा नया काम किया है? दीदी आपकी शादी में हमने औकात से ज्यादा पैसे लगाए थे। उस टाइम कोई 10 लाख रुपए भी नहीं लगाता था शादी में। आपके भैया ने सोचा था कि आपकी अच्छे घर में शादी होनी चाहिए और कोई शादी में कमी नहीं रह जाए, इसलिए आपके भैया ने 40 लाख रुपए लगाए थे आपकी शादी में। आपके भाई ने हमेशा ये सोचा है कि आपकी ससुराल में इज्जत बनी रहे, कभी कोई कमी महसूस ना हो। आप भी जानते हो कि आपकी शादी में आपके भैया ने अपनी नौकरी का 1-1 रुपया लगा दिया था। तो दीदी इसमें जितना भी खर्चा लिखा हुआ है ना, उसका आधा तो आपको देना ही पड़ेगा। भाभी शादी का छोड़ो, आपने तो माँ पापा का भी लिखा हुआ है इसमें। अरे भाई नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? मैं थोड़ी ना करूंगी अपनी ससुराल से आकर माँ पापा का। और भाई 10,000 रुपए महीने के देते हैं तो भाई का फर्ज बनता है। नहीं दीदी आपको करना पड़ेगा, जब आप बराबर का हिस्सा लोगी तो आपको बराबर का करना पड़ेगा। और सुनो दीदी, इस सब का तो आपको आधा हिस्सा देना ही पड़ेगा, और मम्मी और पापा में से भी आपको एक को अपने पास रखना होगा। या तो माँ को आप अपने पास रखोगे या बाबूजी को। आपको माँ और बाबूजी में से जो अच्छा लगे उनको अपने साथ ले जाओ और एक को हमारे पास छोड़ जाओ। एक की सेवा आपको करनी पड़ेगी और एक की सेवा मैं और आपके भाई करेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार दे रही है ना आपको आधा हिस्सा, तो आप उसका पूरा फायदा उठाओ। और हाँ दीदी, प्रॉपर्टी में और इस घर में आधा हिस्सा होने के बाद कल जब आप अपने बच्चों की शादी करोगी ना, तो अपने भाई भाभी से कोई उम्मीद मत रखना, हमसे आपका कोई रिश्ता नहीं रहेगा। कभी फिर आप रोते फिरो और भाई भाभी को बुराई देते फिरो कि आपके कोई भात में नहीं आया, आपका ये नेग नहीं किया, आपके पीहर से कोई पूछ नहीं रहा। फिर ये सब ड्रामे मत करना। कभी आप सोचो कि हम वो सब करेंगे,
हम वो सब भी नहीं करेंगे। हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं रह जाएगा। जैसे दो भाई अलग हो जाते हैं ना, वैसे ही आप हमसे अलग हो जाओगे। आपका अपना घर संसार, हमारा अपना घर संसार। और इस घर में आपको आधा हिस्सा चाहिए ना, तो दीदी यहाँ पर आप अपनी मर्जी से आना और जाना। मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि कभी मैं आपको बुलाऊंगी। मैं आपके भैया को समझा दूंगी दीदी, वो आपको बिल्कुल भी आंखें नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आपका हक बनता है। सरकार ने हक दिया है ना आपको। और दीदी, कोर्ट से आकर मुझे बता देना कि आप माँ और बाबूजी में से किसको अपने साथ लेकर जाओगे। और हाँ दीदी, एक बात और बोलूं, आज आप मायके में से आधा हिस्सा ले रहे हो ना प्रॉपर्टी में से, कल को आपके ससुराल में भी 3 ननद है, कल को उनको भी हिस्सा देने के लिए तैयार रहना। दीदी, जब आपके भैया ने आपकी शादी की थी ना, तब उनकी यही सोच थी कि उनकी बहन को किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए, और बस आपके लिए ही वो माँ बाबूजी को हर महीने 10,000 रुपए देते हैं। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा, इतना सब करने के बाद भी आपके मन में ये बात कैसे आई। आपके मन में तो छोड़ो, माँ बाबूजी ने ऐसा कैसे सोच लिया। जिन बेटियों की मायके में कोई इज्जत नहीं होती ना, और उन्हें कोई पूछता नहीं है, वो बेटियां अपना हिस्सा मांगे, उनका तो बनता है। लेकिन दीदी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने सही कहा दीदी, अगर इनकी जगह इनका दूसरा भाई होता तो वो भी तो बराबर का अधिकार लेता ना। तब भी तो हर चीज के 2 हिस्से होते। बस फर्क कितना होता कि आपने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई घर में ना दी होती। हमने तो अपने पास कुछ रखा ही नहीं, हमने तो कुछ जोड़ा ही नहीं। हम तो बस यही सोचते रह गए, जो है हमारा ये। आप बहन बेटी हो, आपकी इज्जत करनी चाहिए। अपने बारे में तो हमने सोचा ही नहीं, और आज उसका ये फल। आज मेरी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन माँ जी ने इतने सालों में कभी भी मुझे कुछ भी नहीं दिया। सोने का तो बहुत दूर, कभी पसंद के कपड़े भी नहीं दिलवाए। और आपको आपके जन्मदिन पर, सालगिरह पर आपको सोना गिफ्ट करती है माँ जी। मैं तो बस यही सोचती रही, कोई बात नहीं, जो है हमारा ही है, कोई बात नहीं। लेकिन भाभी, मुझे माफ कर दो भाभी। आपको कैसे बताऊं भाभी, आपने तो मेरी बहुत अच्छे घर में शादी की थी, लेकिन मेरी 3 नंदों का खर्चा अकेले मेरे पति उठाते हैं। और 1 साल से इनके बिजनेस में भी थोड़ा लॉस हो रहा है। घर खर्च ही बहुत मुश्किल से चलता है, और 3 नंदों की शादी भी करनी है। वो तो मैं माँ से ले जाती हूँ हर महीने 5-6 हजार रुपए। और मेरी सास ना तो प्रॉपर्टी बेचने देती है, ना ही कोई नया बिजनेस करने देती है। बस इसीलिए भाभी मुझे थोड़ा लालच आ गया था। मैं वो सब भूल गई थी जो भाई ने मेरे लिए किया। मुझे माफ कर दो भाभी। और भाभी, माँ बाबूजी की भी कोई गलती नहीं है। मैं पूरा 1 महीने से माँ बाबूजी को भड़का रही थी। मैंने ही भाई के खिलाफ उन्हें भरा था, इसीलिए माँ बाबूजी को इतना गुस्सा आ रहा था और उन्होंने ये फैसला लिया। मुझे माफ कर दो भाभी। दीदी, आप इतनी परेशानी में थी और आपने हमें बताया भी नहीं। दीदी, आप रोना बंद कीजिए। दीदी, अगर नंदोई जी को इतनी जरूरत थी तो आपको अपने भाई को बताना चाहिए था ना, वो आपकी हर तरीके से मदद करते। भाभी, मुझे भाई से बार बार मांगना अच्छा नहीं लग रहा था, बस इसीलिए मुझे लालच आया कि मैं प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा ले लेती हूँ। लेकिन मैं भूल गई, मेरे भाई ने तो कभी अपने पास कुछ रखा ही नहीं। अपनी पूरी जिंदगी की कमाई इस घर में लगा दी, और मैं फिर भी इतना लालच कर बैठी। दीदी, सच तो यही है कि आपका भी इस घर पर बराबर का अधिकार है, और अगर आपको ससुराल में कोई परेशानी होती है तो आपका हक बनता है अपने माता पिता और अपने भाई भाभी से कहने का। नहीं भाभी, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सच में आपने मेरी आंखें खोल दी भाभी। मुझे बस रिश्ते चाहिए, मुझे अपना मायका चाहिए। मुझे ये प्रॉपर्टी लेकर अपना मायका खत्म नहीं करना भाभी। और भाभी, ये तो सब किस्मत की बात होती है ना। आप लोगों ने तो मेरे लिए बहुत अच्छा घर देखा था,
बहुत अच्छे घर में शादी की थी। अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो इसमें तो मेरी ही किस्मत का दोष है ना। ये कैसी बातें कर रहे हो दीदी आप? अरे अगर आप इतनी परेशान हो, आपको जरूरत है, तो आपके मायके वाले काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा? ये सब बातें तो दीदी होती रहेंगी और आपके भाई आपकी कुछ ना कुछ मदद जरूर करेंगे। चलो अब कोर्ट के लिए लेट हो रहा है। आपके भैया और आपके पापा जी दोनों वेट कर रहे होंगे हमारा। नहीं भाभी, मुझे नहीं जाना कोर्ट। मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। मैं अभी पापा को फोन कर कर मना करती हूँ। अरे वो बेटियां हिस्सा लेती हैं जिनके मायके में कोई इज्जत नहीं होती, उनके भाई भाभी उन्हें नहीं पूछते। लेकिन भाई भाभी आप जैसे हो तो कौन बेटी अपना मायका खत्म करना चाहेगी? मुझे थोड़ी देर के लिए लालच आ गया था भाभी, लेकिन आप जैसे भाई भाभी और ऐसा मायका मैं कभी खोना नहीं चाहती।